Thank you, Bapat ji, for your crisp and clear message about NYW and its achievements. इन्होंने ये भी बताया कि अभी हमारा अगला चार्टर का समय होने वाला है 18/2022 में. So again we will have to go to our Prahlad ji Patel to take up our charter of demands and get a better charter of demands. Now I invite Sri Prahlad ji Patel to give his inaugural address. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं आपको सबको अतुल जी के नेतृत्व में जो 18वीं आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसकी आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। संगठन के अध्यक्ष आदरणीय अतुल देशपांडे जी, हमारे अतिथि जिनका हम सब को मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आदरणीय स्वामी सत्यप्रभानंद जी, मैं भी पैटर्न होने के नाते आपका स्वागत करता हूं। संगठन में जिनने लगातार अपना सहयोग किया और जिनकी हम सब ने अभी बात सुनी है, माननीय श्री बापट जी, और 20 वर्षों से जो दक्षिण भारत में काम कर रहे हैं और लगातार इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, माननीय श्री T.N. राम सुब्रमण्यम जी, एक और हमारे सहयोगी सम्मानीय L.G. कृष्णन जी, इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, मैं रास्ते में क्या पूछ रहा था हेमेश जी से कि 59 से यात्रा शुरू हुई और आप 53वें वर्ष में चल रहे हैं। देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होंगे। सेलिब्रेशन उसके बाद भी होगा, लेकिन इस प्रकार आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की आज़ादी के जब 75 वर्ष पूरे हों, ये बात उन्होंने 6 वर्ष पहले कही थी, तब भारत कैसा होगा, कि जिस गति के साथ में हमारी विकास की यात्रा है, सोचने का हमारा तरीका है, और जो सबसे अहम बात है, जिस विचारधारा की बात लगातार हमारे सभी संगठन के लोगों ने की है, श्रद्धेय अटल जी अपनी भाषा में कहते थे, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। ये बात आप भी कहते हैं, पहले देश, फिर संगठन, फिर हमारा हित। ये हमारी ताकत है, यही हमारी पहचान है। इसलिए सोचने के पहले हमें यह तय करना होगा कि मैं अपने हितों के बारे में सोच रहा हूं या देश के हित के बारे में सोच रहा हूं। और इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है हमारा संगठन, जो अपनी भूमिका को इस बात के लिए निर्वहन में अपनी सक्रिय भूमिका अदा करता है। ये संगठन कहता है देश का हित पहले है। जो सदस्य हमारे बीच में नए आते हैं, बनते हैं, उनको हमारे कार्य प्रणाली से, हमारे व्यवहार से ये पता चल जाता है कि यहां व्यक्ति का हित महत्वपूर्ण नहीं है, और यही संगठन की ताकत है। लेकिन मुझे गर्व है, जो बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं वहां से मैं शुरू करता हूं। देश की आजादी के 100 वर्ष होंगे
तब ये देश कैसा होगा और उस समय हमारे संगठन की भूमिका क्या होगी, ये चर्चा का बिंदु होना चाहिए। क्योंकि जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष हो गए, उसके पहले हम अपने संगठन का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। और जब हम अपने संगठन का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, तो जो लोग आज मंच पर बैठे हैं, अगर वो सामने भी बैठे हमको देखेंगे तो हमें गर्व होगा। मैं पूछ रहा था कि गठन की शुरुआत किसने की, तो उन्होंने कहा कि भाव नारायण जी हमारे अध्यक्ष थे और डोंगरा जी महासचिव थे। एक युग है उनका, वो नहीं है लेकिन संगठन है, इसका प्रमाण है। उसके बाद में कुलकर्णी जी आए, पटवर्धन जी आए, फिर एक एरा शुरू हुआ जिसमें अतुल जी, मनोज गांधी जी, अब उनकी जगह पर बापट जी है। ये भी एक युग है जो याद रखा जाएगा। लेकिन जब संगठन का अमृत महोत्सव होगा तो हम संगठन के विस्तार के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन जिनने इस बात के लिए अपना पसीना बहाया, इतनी लंबी यात्रा को निरंतर रखा, कभी व्यवधान नहीं आने दिया। मैंने पूछा कि आपका कोई 18 जो आपके सम्मेलन हुए उसमें कहीं गैप हुआ? बोले हाँ, एक बार हुआ, पर गैप नहीं कह सकते क्योंकि 4 साल में अधिवेशन हुआ, तो हमने उसके बाद का अधिवेशन 2 वर्ष में करके अपनी त्रिवर्षीय व्यवस्था को कायम रखा। ये बड़ी बात है। मैं तो ये सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये हमारी कार्य प्रणाली के प्रति हमारे संकल्प और निष्ठा का प्रस्तुतिकरण है। क्योंकि ये जरूरी है कि जो चीज हम तय करें उस पर कायम रहे। ये महामारी आई है, इस महामारी के कारण न जाने कितने लोगों के तय कार्यक्रम, तय नीतियां बदल गई, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि वो कालखंड आपके पिछले अधिवेशन और इसके बीच में निकल गया और आप में निरंतरता बनी हुई है। यह भाग्यशाली, ये भाग्य है आपका, ये संगठन के लिए हितकारी है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी, मैं दल का कार्यकर्ता भी हूं, भारत सरकार में मंत्री हूं, लेकिन मूल संगठन का कार्यकर्ता हूं। विचार में एक रूपता है हमारे और यहां पर बैठे हुए सभी लोगों की। तो हमें यह बात माननी पड़ेगी कि जो सरकार चल रही है उसके लिए सबसे बड़ा हित है अगर तो राष्ट्र हित है। नीतियों का जो भी परिवर्तन होगा वो इस राष्ट्र के भले के लिए होगा। और इसमें हमको तय करना पड़ेगा कि निश्चित रूप से हमारी भूमिका बदलने वाली है। कल मैं जबलपुर में एक पत्रकारों के कार्यक्रम में था। मैंने उनको कहा कि मेरे एक स्वर्गीय मित्र हैं, उन्होंने 82 में मुझे कोई पत्र लिखा था, मुझे 1 साल बाद मिला। उन्हें तब लिखा था, तब हम लोग कॉलेज से निकले ही थे, कि पत्रकारिता पढ़ने लायक नहीं है और साहित्य पढ़ा नहीं जाता। मैंने पत्रकारों के बीच में कहा। यह एहसास 80 के दशक में किसी नौजवान को हो गया था कि पत्रकारिता पढ़ने लायक नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ? प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब सोशल मीडिया आ गया, फोटो जर्नलिस्ट हो गए, बाकी चीजें भी आगे चल रही है। लेकिन एक चुनौती भी साथ है, वो है विश्वास का संकट। जो सोशल मीडिया में लिखा गया है उसको पुष्ट करने का कोई आधार नहीं है, वो सही होगा कि नहीं होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये चुनौती है। और एक आदमी के सामने नहीं है, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने। इसलिए 25 वर्ष बाद हमारे सामने भी ये चुनौतियां होंगी। जब कभी कोई आईपीओ की चर्चा खुलकर करनी चाहिए, आईपीओ की चर्चा मैं ये मानता हूं एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते, जब कभी आप कोई मुद्दा लेकर आते थे तो मैं मानता था कि जिस बात से मैं सहमत होता हूं उसमें मैं कोई लिहाज नहीं करता। मुझे खुलकर कहने में तकलीफ नहीं, खुलकर चलने में तकलीफ नहीं। जब मैं पहली बार मिला था तो उस समय मैं स्टैंडिंग कमेटी में था अपने, जिसमें LIC भी आती थी, ओपो की कमेटी में था मैं। तब उसी समय ये कर्मचारियों की बात आई थी कि इतने खाली हैं और भर नहीं पाते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है, आप उनके चेयरमैन आए थे। अब ये निमित्त ईश्वर ने बनाया, आप नहीं मिलते तो शायद हम नहीं पूछते।
इसलिए कोई एक आदमी को श्रेय मत दीजिए कि प्रहलाद पटेल ने कर दिया। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, यदि आप मुझे ना मिले होते, आपने मुझे ना बताया होता, तो मैं कॉपी की कमेटी में रहने के बावजूद भी क्या इस बारे में पूछ पाता? इसलिए कभी ये मत मानिए कि एक व्यक्ति कुछ कर सकता है। हम एक दूसरे के सहयोग से बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं, यही संगठन का मूल मंत्र है। और इसलिए मेरे आराध्य परम पूज्य शिवासी जी की एक वाणी मुझे याद आती है। एक बार उन्होंने मुझसे पूछा कि संगठन की शक्ति कहाँ है, संख्या में या विश्वास में? मुझे जवाब नहीं देना पड़ेगा। संगठन की शक्ति विश्वास में है। हमारी जो एकजुटता है, जो विचार के प्रति हमारी निष्ठा है, वो संगठन की ताकत है। और उसी संगठन की सामर्थ्य का परिणाम है कि हम इतनी निरंतर यात्रा करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई संगठन आसानी से 50 साल की उम्र पूरी नहीं कर पाता। बहुत आसान नहीं है, बहुत बड़ी चुनौती है। वो संगठन चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमने लोगों को बनते और मिटते हुए देखा है। और अगर विचार की ताकत होती है तो हम आगे चलते हैं। इसलिए ये कभी मत मानिए कि सरकार कोई गलत फैसला लेगी। हाँ, हमारी भूमिका जरूर बदलेगी। हमको तय करना पड़ेगा कि आगे आने वाली हमारी लीडरशिप, अगर दुनिया की और भी बीमा कंपनी आएंगी, यहाँ पर भी कुछ नई परिस्थितियां बनेंगी। जैसे कहा कि कोरोना की महामारी में एक नए सिरे से लोगों ने सोचना शुरू किया। पहले आप लोगों को कन्विंस करने जाते थे, अब लोग आपके पास में आ रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये जरूरी चीजें हैं। चिकित्सा की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिना एश्योरेंस के चल नहीं सकती है। आमतौर पर आदमी जागरूक हुआ है, खान पान के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सचेत हुआ है। जब चुनौती आती है तो कहीं जागरण भी होता है, अवसर भी हमको मिलते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा में अवसर भी मिलते हैं। मैं एक बार भूकंप में काम कर रहा था, तब मैं सांसद था, तो जबलपुर के पास भूकंप आया, एक गांव नष्ट हो गया। मैं वहां पर सेवा कर रहा था, खेत में सोते थे, वहीं बना के खाते थे, कोई ऊपर आसमान में कुछ था नहीं। तो गांव में दिन भर काम करते थे और वहीं रुकते थे गांव में। उस समय मेरे पढ़े पढ़े ध्यान में तब आया, मैंने कहीं पुस्तक में नहीं पढ़ा था कि जब कोई प्रकृति का परिवर्तन आता है तो उसको पहले दिन आपदा मत कहिए। ये तो नेतृत्व की सफलता और विफलता पर निर्भर करेगा। अगर नेतृत्व सफल है, समर्थ है, सबल है, तो वो आपदा नहीं वरदान बनेगा। और यदि नेतृत्व कमजोर है तब वो आपदा बनेगा। और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, ये वही देश है जहां पर हमारे पास 10,000 वेंटिलेटर नहीं थे। इसी आपदा के बीच में जहां पर मूवमेंट नहीं था, लॉकडाउन था, आज हम 80,000 से ज्यादा, अब तो 1 लाख से ऊपर संख्या पार कर गई है, वेंटिलेटर हमने कर दिए। ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे। मैं जहां से जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं, ऐसा दुर्भाग्यशाली जिला था कि बुंदेलखंड के सभी जिलों में कुछ ना कुछ था। कहीं मेडिकल कॉलेज था, कहीं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी। दमोह ऐसा जिला था जहां पर कुछ नहीं था। और हम जबलपुर से गिनती गिनकर पुलिस की कस्टडी में ऑक्सीजन सिलेंडर लाते थे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं कि आज मेरे पास में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट है और एक ब्लॉक में भी ऑक्सीजन प्लांट बन गया और काम कर रहा है। और जो सिलेंडर हमारे पास थे, जो हमने कबाड़े थे, वो आज स्टैंड बाई में हमारे पास 700 सिलेंडर से ऊपर हैं। मतलब ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि बदलती हुई परिस्थितियों में भी हमारी भूमिका बदलेगी। और इसलिए कामकाज के तरीके बदलेंगे। तो जो 2 दिन की आपकी चर्चा होगी, इस पर आपको खुलकर बात करनी चाहिए। मेरा निजी मत है, सरकार की नीतियां कभी भी देश के खिलाफ नहीं हो सकती, ये मैं संकल्प के साथ कह सकता हूं। लेकिन हां, हमारी भूमिका जरूर बदलेगी कि कल के दिन हमारे काम करने का तरीका क्या होगा, हमारे संगठनात्मक ढांचे में हमें क्या तब्दीली करनी पड़ेगी, किस प्रकार के लोग आएंगे। हो सकता है कि जो दुनिया बदल रही है, उस दुनिया में आपके संदेश ही आपका घर बैठे काम कर दें।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ एसएमएस में चलेगा या बाकी मेल में चलेगा। हमें व्यक्तिगत तौर से मिलना होगा, क्योंकि राष्ट्र के लिए जरूरी है। हमारी कार्य प्रणाली में एक दूसरे से मिलना, उनको समझना, उनको समझाना, विमर्श करना, ये बड़ी ताकत है, जो चीजें कभी उस पर नहीं हो सकती। हाँ, आपत्ति काल में हो सकता है। वर्चुअल रैलियां, वर्चुअल चर्चाएं, वर्चुअल मीटिंग ये शुरू हो गए और सफल हुए, इसलिए तंत्र हमें स्थापित करना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को देखना होगा। और इसलिए सबसे जरूरी चीज जो मैं मानता हूं, हम साम्राज्यवादी देश नहीं हैं। बढ़ती जनसंख्या के आगे हमारे संसाधन उतने ही हैं। अगर हमने उनको गुणात्मक तरीके से नहीं बढ़ाया तो चुनौतियां आएंगी। और इसलिए ये चीजें कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से आपसे कोरिलेटेड करती हैं। अगर मैं जल शक्ति मंत्री हूं तो मैं देखता हूं, एक तरफ बुंदेलखंड में पानी के स्रोत नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा था कि हर घर तक मैं पानी कैसे पहुंचाऊंगा, और 15 अगस्त 2019 को उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि 2024 तक देश के हर घर तक पीने का शुद्ध पानी पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाएंगे। और जब मैं पहली बार स्टैंडिंग कमेटी में गया था तो मैं बेलूर मठ के प्लांट को देखने हमारी कमेटी गई थी। रामकृष्ण आश्रम, एक समुद्र के बैक वाटर के से जो पानी आता है वो ऑटोमेटिक एक पोंड में जाता है और उसको ठीक करके पानी देते हैं। बहुत पुराना प्लांट। उसको देखकर आने के बाद, वो देखने हम जब गए थे तब 8 वर्ष 10 वर्ष पहले की बात है, लेकिन आज हम खुद उसी के मंत्री हैं और देख रहे हैं कि घर तक पानी कैसे पहुंचेगा। लेह में अलग चुनौतियां हैं, लद्दाख में अलग चुनौतियां हैं, जम्मू कश्मीर में अलग है। लेकिन गर्व होता है जब हम श्रीनगर में जाके खड़े होकर देखते हैं कि श्रीनगर और 100 गांवों में आज से 4 महीने पहले हम 100% घरों में पानी पहुंचा चुके। मतलब कभी जम्मू कश्मीर के लोगों को ये पता नहीं होता था। वहाँ की माताएं मैंने कहती हैं, हमने कभी जीवन में सोचा नहीं कि चश्मे के पानी के अलावा हमें कुछ मिलेगा। चश्मे से जो पानी टपकता है वो जम जाता था, तो वो जाके तोड़ के लाके गर्म करके पानी पीती थी, क्योंकि बाकी बर्फ का पानी पी नहीं सकते, वो नुकसान करेगा। तो जो झरने का पानी गिर टपक के जम जाता है, उसको तोड़कर घर पर लाकर उसको गर्म पानी लेकर पीते थे। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तब्दीलियां हैं, ये परिवर्तन है। पाइपलाइन नहीं जमनी चाहिए तो 3 मीटर नीचे डालना है, बड़े उनको लेकर जाना है, और उसके बाद में सप्लाई चेन स्थानीय तौर पर खड़ी करनी है। लेकिन हो रहा है। और आज यहीं पर अगर मैं दक्षिण में खड़े होकर कहूं, अंडमान निकोबार है, पांडिचेरी है, वहाँ दमन दीव है, तेलंगाना है, गोवा है, हरियाणा है, इन्हें 100% का टारगेट अचीव कर लिया। अगर शुद्ध पानी होगा तो स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब उसमें कोई कहे कि साहब लोग बीमार नहीं होंगे, इसलिए बाकी सेक्टर का क्या होगा? ये तो होता नहीं है। दुनिया अपने ढंग से चलेगी, लेकिन आम गरीब आदमी के जीवन की रक्षा करना, उसको सुरक्षा देना, उसको संबल देना, उस पर ये काम हमारा भी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। उससे मैं इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि आप जिस मोड़ पर यह अधिवेशन कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। देश की आजादी के अमृत महोत्सव में जो परिवर्तन, जो आपने बजट में भी देखा, जब हमारे बजट में आया तो 60,000 करोड़ सिर्फ जल जीवन मिशन के लिए, एक स्कीम के लिए सबसे ज्यादा पैसा जल जीवन मिशन के लिए। और पहले प्रैक्टिस थी कि राज्यों को अलॉटमेंट दे दो, उनका नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये पैसा रखा हुआ है, जिस राज्य को जितना चाहिए वो ले ले, आप काम करिए और पैसा देते जाइए, कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी राज्य को हमने 6,000 करोड़ तय किया है, वो 10,000 लेना चाहता है, उसके उतना काम कर लिया, हम उसको 10,000 करोड़ देंगे। ये बड़ी बात है। इसलिए कहीं स्वर नहीं आ रहा है कि अरे मेरी पार्टी अलग है इसलिए मुझे पैसा नहीं मिल रहा, कोई आरोप नहीं लगा पा रहा। फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र, बाकी चीजें जिसमें PIL स्कीम है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारतवर्ष की कोई कंपनी ऐसी है क्या जो दुनिया में अपना काम करती हो?
जिस प्रकार से मल्टीनेशनल्स आपके बीमा क्षेत्र में आ रहे हैं, क्या LIC देश के बाहर जाके काम कर सकता है? ये मौके भी है। हम क्यों नहीं कर सकते? जब दूसरे लोग हमारे यहाँ के कर सकते, हम देश के बाहर जाके काम क्यों नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री ने कहा कि PLI स्कीम का मतलब यही है कि कोई भी भारतीय कंपनी अगर वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग के कारण पीछे है, तो भारत सरकार उसको फूड प्रोसेसिंग में 50% का योगदान करेगी। आप 6 साल का रोड मैप बनाइए, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं। क्वालिटी को लेकर अगर कोई चीज है तो वो हो सकती है। क्या हमारे सेक्टर में ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा मत समझिए कि दूसरे मंत्रालय में है तो मेरे मंत्रालय में नहीं हो सकता। 6 मंत्रालय को PLI स्कीम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी कर सकती है। आपको तो परमिशन चाहिए, आपको तो पैसा नहीं चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिलना चाहिए? यदि कोई मल्टीनेशनल बीमा के क्षेत्र में भारत की धरती पर आ सकता है, तो हमको भी भारत के बाहर जाने का अधिकार है और हमको काम का विस्तार करना चाहिए। ये चीजें सोचनी पड़ेंगी। आखिरकार इतने सारे लोगों को रोजगार है, बाकी चीजें हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि जब शेयर की बात आती है, LIC में के क्षेत्र में काम करने वाला अधिकारी हो या कर्मचारी हो, हम कोई सिर्फ सामान्य सरकारी कर्मचारी नहीं है, हम व्यापार कर रहे हैं, ये अच्छी तरह से पता है। तो जरा व्यापार के पैरामीटर्स और व्यापार के बदलते परिवेश पर चर्चा करनी चाहिए। जो हमारा विरोध कर रहे हैं ना, सबसे पहले शेयर वही खरीदेंगे, तुम ध्यान रखना। और हमेशा अगर इनकी बहस में उलझने की बजाय ये पता करो कि इनमें से शेयर कितने खरीदने की ताक में बैठे हैं। हमने पश्चिम बंगाल का मॉडल देखा है। बात करते हैं कम्युनिज्म की और बेटे चलाते हैं उद्योग, और उसी का परिणाम है कि जैसे ही लोग समझे तो राजनीति का इससे बड़ा कोई दूसरा परिणाम नहीं हो सकता। जो लोग 25-25 वर्ष तक सत्ता में रहे, अभी जो परिणाम आए हैं विधानसभा पश्चिम बंगाल के, उन दोनों पार्टियों का खाता नहीं खुला। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। ये होता है कि जब आप गलत तरीके से राजनीतिक दिशा को तय करते हैं, विचारधारा जमीन से जुड़ी नहीं होती, तब ये परिणाम आते हैं। इसलिए हमारे में तो स्पष्ट है कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। हमने तो दल को गाजर की पूंगी तक कह डाला है। दीनदयाल जी ने कहा था कि गाजर की पूंगी है, बजेगी तो बजाएंगे, नहीं तो चबा के खा जाएंगे। एक बार उनसे पूछा किसी ने कि अगर आपका दल भी भ्रष्ट हो गया तब आप क्या करेंगे? तो बोले गाजर की पूंगी है, बजी तो बजी, नहीं चबा के खा जाएंगे। ये सबसे बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे लगता है कि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के लोग आए हैं। जो सूचनाएं मिल रही है, चाहे वो उड़ीसा की हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हो, मैं आप सब बहनों और भाइयों को हृदय से बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं हैं। मैंने कहा था कि भाई मैं मंत्री हो गया हूं इसलिए पैटर्न नहीं हो सकता। सांसद के बाद मैंने कहा था, लेकिन अभी भी संचालक महोदय मुझे पैटर्न कह रहे हैं। मैं सहभागी हूं एक कार्यकर्ता के नाते। हम जब तक अपनी उपयोगिता मेरी रहेगी, मैं आपका साथ देता रहूंगा, क्योंकि आपका रास्ता स्पष्ट है। वो रास्ता भारत के निर्माण और यश को बढ़ाने वाला है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप देश के बाहर भी नाम कमाएं, काम बढ़ाएं, देश का यश और गौरव बढ़ाएं, जिसका मुझे पूरा विश्वास है। आप सबका हृदय से उसको साधुवाद देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।